क्योंकि अभी इतने सारे स्टूडेंट हो जाएंगे तो हर एक को डाउट बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसे मैं सेपरेट कर दूंगा, ऑनलाइन को अलग बताऊंगा, आप लोगों को अलग बताऊंगा। और डाउट्स कब लेंगे? भावना, आप लोगों को जो टाइम बताया है वो अर्जुन को भी बता दीजिए। कल कितने बजे का टाइम बताया था आप लोगों को फ्राइडे का? सर अभी तो नहीं बताया। पर वीक का बताया हुआ है। क्या बताया था टाइम लास्ट वीक कितने बजे? 11:30 to 12:30। सर कल मैं आउट ऑफ ठीक है, स्टेशन हूँ, कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ। चलिए ठीक है, फिर निकालिए अपने अपने डाउट। निकालिए जितने डाउट्स हैं, देखिए निकालिए निकालिए फटाफट। तो मैंने यहीं पर टेलीग्राम होगा। कर दिए हैं आपको। अच्छा ठीक है। मैंने भी आपको टेलीग्राम पे सेंड किए। अपने अपने डाउट्स निकाल लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तीन डॉट है सीरीज में कनेक्टेड किए हुए, एल्यूमिनियम, कॉपर, एल्यूमिनियम। यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। फिर से तीन डॉट नहीं सेम, लेकिन ऐसे कनेक्टेड किए हुए हैं, पैरेलल है। एल्यूमिनियम, कॉपर, एल्यूमिनियम। यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। पहले वाले में हीट करंट आपको दिया हुआ है
हीट करंट इज इक्वल टू 40 वॉट। तो सेकंड वाले में आपको हीट करंट निकालना है। के की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, इसकी वैल्यू K1 मान लीजिए, तो ये भी K1 है, तो ये K2 है, ये K1 है, ये K1 है, ये K2 है। मैं वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूं, सिर्फ तरीका बता रहा हूं कि कैसे करना है आपको। अगर मैं पहले वाले केस में देखूं, तो पहले वाले केस में हर एक रॉड के अक्रॉस जो हीट करंट है वो सेम रहेगी, और तीनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। अगर क्वेश्चन में देखिए फिगर बना के दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में फिगर बना के दिया हुआ है, अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं, इसका मतलब हर एक का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, ये फिगर बना हुआ है, ठीक। अगर इस वाले फिगर को देखूं तो हर एक की लेंथ सेम है, तो मेरे को ये पता चल गया हर एक का लेंथ और एरिया सेम है। अगर सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, और R इज इक्वल टू क्या होता है, L अपॉन के ए, ठीक। तो यहां पे आपने लिखा L इक्विवेलेंट, टोटल लेंथ कितनी हो गई, इधर आइए, L अपॉन K1A प्लस L अपॉन K2A प्लस L अपॉन K3A, टोटल लेंथ 3L K इक्विवेलेंट इंटू ए, यही होगा ना। L कॉमन हो के कैंसिल हो जाएगा, K इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग, K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। मेरे को सेकंड केस में हीट करंट पूछ रहा है, तो सेकंड केस में हीट करंट कैसे निकालूंगा, एक रिलेशन इसको निकाल के भी वैसे छोड़ दीजिए, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सेकंड वाले में हीट रिलेशन कैसे निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट, सेकंड केस में 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, K इक्विवेलेंट इंटू ए कितना हो गया, 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई L इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो K1 A डिवाइडेड बाई L, K2A डिवाइडेड बाई L प्लस K1A डिवाइडेड बाई L, आरएस में, ठीक है। मैं सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख रहा हूं दोनों केस में। अगर मैं यहां पर वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा, IH विल बी इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, यही आएगा ना, वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए, टेम्परेचर डिफरेंस पता है आपको, ठीक है। और यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा ना, K1 K2 K3 में जो भी मिलेगा, अगर वो उसको यूटिलाइज करना तो वहां पे शायद यूज आ जाए, नहीं यूज आ रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वैसे हो जाएगा सब। क्लियर तो है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट करंट डिफरेंट होगा ना, तो मैं कहा सेम कह रहा हूँ, ये तो मैं निकाल रहा हूँ हीट करंट, आर इक्विवेलेंट सर ये चेंज हो गया कौन ना, सा वाला हीट करंट है, हाँ हाँ, ये इसके लिए डेल्टा टी तो 100 है, आर इक्विवेलेंट यहाँ से फॉर्मूले से निकाल लिया आपने कि आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट पता चल गया, जिसमें पुट कीजिए आंसर आ जाएगा। एक मिनट, एक डाउट ले लूं, उसके बाद फिर दूसरे पे आता हूँ। Heat is being supplied at a constant rate to the sphere of ice, which is melting at the rate of 0.1 gram per second. It melts completely in 100 seconds. The rate of rise of temperature thereafter will be. क्वेश्चन दिया हुआ है कि कांस्टेंट हीट रेट सप्लाई कर रहे हैं आप लोग टू द स्फीयर ऑफ आइस, कोई आइस का स्फीयर है, ये आइस है, इसको कांस्टेंट हीट सप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि dQ अपॉन dt क्या है, कांस्टेंट है। हीट रेट का मतलब ये हुआ ना, हीट सप्लाई पर यूनिट टाइम,
ठीक है, इसको आपने मान लीजिए कि ई मान लिया, ये कांस्टेंट दिया हुआ आपको, ये कांस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं पर सेकेंड आइस को। इसके कारण क्या हो रहा है, जो आइस है वो कितने स्पीड से मेल्ट हो रहा है, 0.1 ग्राम पर सेकेंड। मेल्टिंग रेट दिया हुआ है 0.1 ग्राम पर सेकेंड। 0.1 ग्राम पर सेकेंड ये मेल्ट हो रहा है, और ये कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है इन t इज इक्वल टू 100 सेकेंड। 100 सेकेंड में कंप्लीट मेल्ट हो जा रहा है। द रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर देयर आफ्टर, मतलब कि पूरा मेल्ट होने के बाद जो उसका हीट रेट, जो टेम्परेचर रेट बढ़ रहा होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, वो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। अगर मैं यहां पे बात करूं, dq इज इक्वल टू एम एस डी टी, लिख सकता हूं ना, q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ठीक है, तो मैंने स्मॉल हीट लिखा है, स्मॉल हीट इज इक्वल टू एम एस ऑफ आइस इनटू डेल्टा टी। अगर मैं इसको dt से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो अगर मैं dt से डिवाइड कर दूं तो मेरे को यहां पे दिया हुआ है कि पर सेकंड कितना मास आपका कम होता जा रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, पर सेकंड मास कितना कम हो रहा है। अच्छा ये बताइए, ये चीज सही लिखी है क्या मैंने? तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला फॉर्मूला लगेगा ना, लेटेंट मेल्ट हीट, हो रहा है। हाँ, क्योंकि मेल्ट हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस आपका किसमें कन्वर्ट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में। ये गलती से मत कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे आपके दिमाग में हीट आता है ना, तुरंत क्वेश्चन आया था Q इक्वल टू एमएस डेल्टा टी लगाना। मेल्टिंग से मतलब कि जब भी फेज चेंज होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आपने लिखा कि dq अमाउंट ऑफ हीट दूंगा तो स्मॉल अमाउंट ऑफ आइस वाटर में। ठीक है, अगर इसको आपने dt से डिवाइड कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, तो यही मिलेगा ना इक्वेशन मेरे को। ठीक, ये गिवन है, ये कांस्टेंट है, ये तो दिया है, ई कांस्टेंट है। ठीक, तो आपको यहां से पता चल गया E इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी टी इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। डीएम अपॉन डी टी दिया हुआ है 0.1 ग्राम पर सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग यहां से क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी। एनर्जी निकाल सकते हैं कि पर सेकेंड कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो पर सेकेंड एनर्जी आ गई, क्लियर है, पर सेकेंड एनर्जी ई की वैल्यू आ गई। ठीक, इसका मतलब डी क्यू अपॉन डी टी आपने निकाल चुका है। पूरा मेल्ट होने में इसको कितना टाइम लग रहा है, 100। 100 सेकेंड। ठीक है, पूरा मेल्ट होने में इसको 100 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो अगर 100 सेकेंड्स लग रहा होगा तो पूरा को पूरा मेल्ट हो चुका होगा। तो 100 सेकेंड में कितना आइस मेल्ट हो चुका है ये निकाल सकते हैं। एक सेकेंड में 0.1 ग्राम हो रहा है, तो 100 सेकेंड में कितना होगा, इंटू 100। ठीक है, आपको मास पता चल गया, ये आपने कैलकुलेट कर लिया, 0.1 इंटू 100 मतलब कि 10 ग्राम। ठीक, 10 ग्राम पता चल गया, और आपको ई भी पता चल गया। ई क्या है, डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक, अब हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, एम एस डेल्टा टी। स्मॉल डी क्यू इज इक्वल टू एम वाटर का इंटू डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो अपॉन डी टी, अपॉन डी टी। मास ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, एस ऑफ वाटर आपको पता है। ठीक, मेरे को क्या पूछा जा रहा है, ये कैलकुलेट करना है, हो जाएगा। डी क्यू अपॉन डी टी पता है, एम पता है, डब्ल्यू पता है, ये निकल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आगे समझ में? यस सर। In a calorimeter of water equivalent 20 gram, water of mass 1.1 kg is taken at 288 Kelvin. If steam at temperature T73 Kelvin is passed through it and temperature of water increases by 6.5 degrees Celsius, then mass of steam condensed
इस क्वेश्चन में क्या है? मैंने बताया था कि जब भी क्वेश्चन में वाटर इक्विवेलेंट दिया जाए तो हम लोग उस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करते हैं, जो भी मास ऑफ वाटर दिया हो उसमें वाटर इक्विवेलेंट को ऐड करके टोटल मास ऑफ वाटर मान लेते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन को प्रोसीड कर देंगे। और मास ऑफ, इन्होंने टेलीग्राम पे भेजा, देखो तो यहां पे आपको दिया हुआ है मास ऑफ वाटर 1.1 kg, वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम 0.02 kg, ठीक है। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करके लिख लीजिए, 1.1 प्लस 0.02 1.12 kg, ठीक है। ये मास ऑफ वाटर है आपके पास। इसका टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 288 केल्विन, ठीक है। और स्टीम है जिसका टेम्परेचर दिया हुआ है 373 केल्विन। तो क्वेश्चन सिंपल से क्या कह रहा है, ये वाटर है, ये स्टीम है, दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। दोनों को मिक्स करने के बाद जो वाटर का टेम्परेचर है वो कितना राइज हो गया, 6.5 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन है कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया बाय 6.5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इसने हीट लॉस किया होगा, इसने हीट गेन किया होगा, ठीक है। ये 373 केल्विन पे, इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे है ना, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट पे है, ठीक। तो 100 डिग्री सेल्सियस से ये किस में कन्वर्ट हुआ होगा, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में। पहले इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा ना, सेम वही क्वेश्चन आ गया वापस, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होगा। मेरे को मास नहीं पता तो हम लोग क्या लिखेंगे, m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसके बाद इसका टेम्परेचर कितना बढ़ जा रहा है, 6.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि ये फाइनली कितने टेम्परेचर, 288 का मतलब कितना डिग्री सेल्सियस हो गया, 273, 15 हुआ ना, 15 डिग्री सेल्सियस। अब इसका फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, 1.12 kg का 6.5 मतलब कि 21.5 डिग्री सेल्सियस। ये निकाल सकते हैं क्या मास कितना हुआ होगा? इसको मिक्स नहीं कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान में रखिएगा। ये वाटर का चैम्बर है, इसके ऊपर से पाइपलाइन जा रही है, इसमें स्टीम फ्लो कर रहा है, इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है, मिक्स नहीं लिखा हुआ। इज पास्ड थ्रू हीट एंड टेम्परेचर देन द मास ऑफ स्टीम कंडेंस। कितना मास आपका कन्वर्ट हुआ होगा, क्योंकि स्टीम को अगर एनर्जी देनी है तो उसको वाटर में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने मान लिया कि इधर से पहले हीट निकाल लीजिए, उसके बाद फाइनली इतना टेम्परेचर राइज हो रहा, तो कितना हीट दिया इसने, Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। m आपको पता है 1.12, s ऑफ वाटर पता है, और डेल्टा टी पता है 6.5। ये निकाल सकते हैं, ठीक। हीट आ जाएगा, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये तो पूछा कितना कंडेंस हो जाएगा, मतलब कितना वाटर में कन्वर्ट हो चुका होगा, हो जाएगा। यस सर। थर्मल कैपेसिटी ऑफ 100 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम स्पेसिफिक हीट दी हुई है। थर्मल कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, मतलब कि स्पेसिफिक हीट हम लोग डिफाइन करते हैं 1 यूनिट मास के लिए। अगर मेरे को हीट कैपेसिटी डिफाइन करनी है तो मैं पूरे मास के लिए डिफाइन करूंगा। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि
कि मेरे को एल्यूमिनियम का एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने कहा कि इसमें दिया हुआ है वैल्यू 0.2 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 1 ग्राम एल्यूमिनियम को अगर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करना है तो मेरे को 0.2 कैलोरी हीट देनी है। मेरे पास कितना ग्राम है? 100 ग्राम एल्यूमिनियम है। तो 100 ग्राम एल्यूमिनियम का टेम्परेचर अगर मेरे को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है तो कितना हीट चाहिए होगा? 0.2 इंटू 100 ना, यूनिटरी मेथड। 1 ग्राम के लिए इतना हीट चाहिए, तो 100 ग्राम के लिए कितना चाहिए? इंटू 100, खत्म। यही हीट कैपेसिटी होगी। The pressure of a gas filled in the bulb of a constant volume gas thermometer temperature जब आप लोग थर्मोमीटर पढ़ते हैं तो कई तरीके के थर्मोमीटर पढ़ते हैं, ठीक है। एक प्रेशर से रिलेट करता है थर्मोमीटर, एक रेजिस्टेंस से रिलेट करता है जिसको हम लोग थर्मिस्टर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया वो प्रेशर से रिलेट करके दिया हुआ है। एक थर्मोमीटर है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा कि जब 0 डिग्री सेल्सियस था तो कितना प्रेशर मेजर कर रहा है? 27.5 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। सेम कॉन्सेप्ट है जैसे कि हम लोगों ने डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट और ये डिफाइन किया था, वैसे मैं प्रेशर के टर्म में डिफाइन कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो प्रेशर उसके करस्पॉन्डिंग बता रहा है 37.5। तो मेरे से पूछा गया कि अगर प्रेशर 32.45 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी है तो टेम्परेचर क्या होगा? बता सकता हूं क्या? ये सब वो मेथड वो वाला ही लग जाएगा जो डिफरेंट स्केल्स के लिए लगाते हैं। बिल्कुल सेम एज इट इज। मैंने डिग्री सेल्सियस से बताया था कि हमेशा जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा हर एक में। प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बताई थी वहां पे, याद आ रहा है? तो यहाँ पे प्रेशर के टर्म में लिख दीजिए, इसको भूल जाइए प्रेशर। ये मान लीजिए एक नया स्केल है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस में ये वैल्यू आ रही है, 0 डिग्री सेल्सियस में ये वैल्यू आ रही है, तो इतने डिग्री सेल्सियस में ये वैल्यू कब आएगी? आ रहा है समझ में? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन करवाया था ना। एक अननोन स्केल भी करवाया था मैंने, एक डेटा लिया था मैंने। मैंने बोला था कि अगर ये वैल्यू होगी तो अननोन पैरामीटर्स कितने होंगे। हो जाएगा अब? यस सर। एक ऐसा फिगर दिया हुआ है, ये 40 डिग्री सेल्सियस है, ये 60 डिग्री सेल्सियस है। इसकी जो लेंथ है वो d1 है और इसकी लेंथ d2 है। इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2। तो यहाँ पे दिया हुआ d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 और K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू 2 by 3। द टेम्परेचर ऑफ द कॉमन फेस ऑफ द टू बॉल्स, मेरे को कॉमन टेम्परेचर निकालना है। ये कैसे निकालना है? पहले हीट करंट निकालो, ठीक है। हीट करंट तो सेम होगी ना,
या तो और भी एक और आसान तरीका बताया था, जंक्शन लॉ बताया था। ठीक है, जंक्शन लॉ लगा दीजिए। यहाँ पे टेम्परेचर T, एक रेजिस्टेंस ये रहा, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे टेम्परेचर T, यहाँ का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस, ये R2 ये R1। अगर मैं R1 निकालूं तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 अपॉन K1 इंटू A1। ये होगा ना फॉर्मूला, यही है हमारे पास R1 का। तो L कितना दिया हुआ है D1 डिवाइडेड बाई K1 एरिया। अगर मैं फिगर को ध्यान से देखूं तो दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, इसे मैंने A मान लिया। अगर मैं इसके लिए R2 लिखूं तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 मतलब कि D2 डिवाइडेड बाई K2 इंटू A। ठीक, अब मैं यहाँ पे जंक्शन लॉ लगा रहा हूं। जंक्शन लॉ में आपको पता है कि जंक्शन लॉ में अगर आप लोग ध्यान से देखें तो T माइनस 40 डिवाइडेड बाई R1 प्लस T माइनस 60 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू 0। सब वैल्यू पता है, देखो थोड़ा सा मैथ्स लगाना है। अगर इसके बाद भी नहीं सॉल्व हो रहा तो बताइए, फिर मैं सॉल्व करूं या हो जाएगा। देखो T अननोन है, हो जाएगा। हो जाएगा ना, इसको इधर ले जाइए। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा सा रेशियो के टर्म में दिया हुआ है, तो वैसे ही मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, one end of a uniform rod is placed in boiling water while at another end in ice। एक रॉड है, यहाँ पे दिया हुआ ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे है। इसकी लेंथ दी हुई है L। A point P on the rod is maintained at constant temperature 500 degree Celsius। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पॉइंट P है, इसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 500 डिग्री सेल्सियस। हो सकता है ना ऐसा, मैं मेंटेन कर दूं, यहाँ हीटर लगा दूं, कुछ भी लगा दूं, जिसका टेम्परेचर ये 500 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर करे। The mass of steam produced per second is equal to mass of ice melted per second। Latent heat of ice and steam LILS। The distance of point P from the boiling water chamber is। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मास ऑफ आइस मेल्टेड, ठीक है, कितना आइस आपका मेल्ट कर रहा है। यहाँ पे आइस है, यहाँ पे वाटर है। मास ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड is equal to mass of ice melted per second। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये डेटा। ठीक, तो इसमें हमसे पूछा गया है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, x की वैल्यू निकालनी है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा, कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या लगा है, कैसे प्रोसीड करें। इसका रेजिस्टेंस R1, ये टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, इसका रेजिस्टेंस R2, ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे R1 R2 x के टर्म में आ जाएगा।
ठीक, तो मैं R1 की वैल्यू लिख देता हूँ। R1 इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई K इंटू A। R2 इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई K इंटू A। यही होगा ना, क्योंकि सेम रॉड है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम होगा, थर्मल कंडक्टिविटी भी सेम रहेगी। यहां से हीट इस डायरेक्शन में जा रही है, यहां से हीट इस डायरेक्शन में जा रही है, यही हो रहा है ना हीट करंट। तो मेरे को यहां पे पता है 500 माइनस 100 डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू प्लस 500 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू 0। ये तो है जंक्शन लॉ। ठीक, यहां पे अगर मैं R1 R2 पुट करूं तो KA तो कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, एक x अननोन रह जाएगा, x की वैल्यू तो ऐसी आ गई। ये वाला डेटा तो यूज ही नहीं हुआ। देखिए इस वाले डेटा को यूज करना पड़ेगा। यहां पे दिया मास ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, तो यहां पे जो भी हीट करंट जा रही है वो कौन सी हीट करंट जा रही है, ये वाली, यही हीट करंट है ना जो वाटर तक पहुंच रहा है। ठीक, इसका मतलब वाटर के पास dq अपॉन dt ये पहुंच रहा है 500 माइनस 100 डिवाइडेड बाई R1। ये वाटर के पास पहुंच रहा है, मतलब ये dq अपॉन dt है। ठीक, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, dq इज इक्वल टू dm इंटू L ऑफ वेपराइजेशन, यही होगा ना। अगर मैं इसको dq अमाउंट ऑफ हीट दूं तो dm मास आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्टीम में। ठीक, तो आपको अगर मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो यही होगा ना। तो यहां पे आपको दिया हुआ कि dq अपॉन dt इज इक्वल टू dm अपॉन dt इंटू LV। ये किसका है, वाटर का, जो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, मास प्रोड्यूस पर सेकेंड यस सर। इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और क्वेश्चन में दिया हुआ है 500 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R2। ये हीट मैं किसको दे रहा हूं, आइस को। ठीक है, ये हीट अगर मैं आइस को दूं तो ये आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, तो dm अपॉन dt ये आइस का लिखा आपने इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, ये दोनों डेटा आपको इक्वल दिए हुए हैं, तो आपको x की वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहां से dm अपॉन dt और dm अपॉन dt आइस ये दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा ना। यस सर। अब यहां से निकल जाएगा x की वैल्यू। आगे समझिए, यस सर। ये वाला पार्ट मत कीजिएगा क्योंकि इसमें ये वाला डेटा यूज नहीं हो रहा कि मास पर सेकंड आपका सेम होना चाहिए। करके देखिएगा सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं। और है किसी का डाउट, बताइए बताइए, उनसे बताइए। हाँ तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर बताते जाइए। फोर्थ,
द ग्राफ इज प्लॉटेड बाय टेकिंग प्रेशर अलोंग बाई एक्सिस। बाई एक्सिस के अलोंग प्रेशर लेना है और इस अलोंग टेम्परेचर लेना है डिग्री सेल्सियस एक्स एक्सिस के अलोंग फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ये तो सिंपल उसका क्वेश्चन हो गया आपका पीटी ग्राफ का। ठीक है, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं। ठीक, कितने डिग्री सेल्सियस पे आपका हम लोग मान के चलते हैं कि प्रेशर 0 हो गया, -273 है ना। तो बस ये ग्राफ होगा -273। ये होता है ना, ये तो स्टैंडर्ड ग्राफ है। यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, पहले 5th पे आ रहे हैं तो उसके बाद आते हैं आगे। एक कॉपर शीट दी हुई है आपको और कॉपर शीट में आपने एक होल क्रिएट कर दिया। एक कॉपर शीट है, इसमें एक होल क्रिएट कर दिया, तो ऐसे ही होगा। सिंपल कॉमन ये क्वेश्चन मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं कि अगर मैं टेम्परेचर राइज कर रहा हूं तो ये जो होल का डायमेंशन है इंक्रीज होगा। मैंने मान लिया कि इसका रेडियस r है और ये जो शीट है इसका h की लेंथ a है। मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ऑप्शन बताइएगा। a इंक्रीजेस, r इंक्रीजेस, a इंक्रीजेस, r डिक्रीजेस, a डिक्रीजेस, r डिक्रीजेस, a डिक्रीजेस, r इंक्रीजेस। सर ए। कौन सा करेक्ट हो? फर्स्ट ए। वाला। सर क्यों? ए। क्यों? एक्सपेंशन हो जाता है ना, हम्म, एक्सपेंशन होता है ना हीट करने पे। तो ये एक्सपेंड हो रहा था इधर से, ये मतलब नहीं कि सर, इसकी रेट। नहीं सर, ये भी पूरा बड़ा होगा ना वहां से, लाइक ये भी बड़ा होगा साइड में, वो भी फैलेगा तो उससे रेडियस भी बड़ा होगा, वो भी एक्सपेंड होएगा साथ साथ। हाँ, तो सिंपल इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं किसी भी बॉडी को अगर हीट सप्लाई करूं तो जो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस है वो इंक्रीज होती है। तो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज कब होगी? जब ये बड़ा हो जाए। अभी यहाँ पे दो पार्टिकल ऐसे रखे हुए हैं ए और बी, बड़ा होगा तभी तो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी और ये लेंथ भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। हो गया क्वेश्चन 13 30। देखिए, एक स्टील टेप है, एक मेरे पास स्केल है। स्केल आपका 20 डिग्री सेल्सियस में बनाया गया है, कैलिब्रेटेड मतलब कि उस टेम्परेचर पे इसको डिजाइन किया गया था 20 डिग्री सेल्सियस पे। और अभी हमारा टेम्परेचर क्या है? -15 डिग्री सेल्सियस। द परसेंटेज एरर इन द टेप विल बी। अभी अल्फा ये बताया नहीं ना, फिर बताना पड़ेगा, एक नया टॉपिक। ठीक है ना, L इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये बताया नहीं, मैंने बोला था ना थर्मल एक्सपेंशन बताऊंगा जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लिख लीजिए, थर्मल एक्सपेंशन अभी बताऊंगा, टॉपिक पढ़ाया नहीं। कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर कौन क्या होता है? जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी हो। थर्मल कंडक्टिविटी कौन से होते हैं? कंडक्टर, मेटल। तो मेटल कौन सा है? हाँ, थर्ड है। A block of ice -12 डिग्री सेल्सियस slowly heated converted into steam which are the following। अरे ये क्वेश्चन बताया नहीं है।
ये तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। टेम्परेचर और टाइम के बीच में अभी आइस का टेम्परेचर -12 डिग्री सेल्सियस है, तो ये इंक्रीज होगा और कहाँ तक आएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आपका वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर ये होगा, फिर इंक्रीज होगा। थर्टी। A cylinder of the radius r made of the material thermal conductivity K1 surrounded by a cylinder shell of inner radius r and outer radius 2 are made of the material conductivity K2. The two ends of the combined system are maintained at the two different temperatures on the cylinder surface. देखिए ये क्वेश्चन है, ये सिलेंडर है जिसका रेडियस r है, एक और सिलेंडर है ये वाला पोर्शन, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 है और अंदर वाले की थर्मल कंडक्टिविटी K1 है। ये हायर टेम्परेचर पे है, ये लोअर टेम्परेचर पे, तो K इक्विवेलेंट कितना होगा? फाइंड K इक्विवेलेंट। ध्यान से कीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसको आप तो ध्यान से देखें तो ये कॉम्बिनेशन कैसा, सीरीज है कि पैरेलल है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, बस पैरेलल है, सीरीज कैसे हो जाएगा? एक अंदर वाला मटेरियल K1 है, उसके ऊपर से मटेरियल K2 है और हीट यहां से यहां ट्रांसफर हुई लेफ्ट टू राइट, तो दोनों पैरेलल हाँ होंगे सर, ना। ठीक है ठीक है। अगर अंदर से बाहर जा रहा होता तब सीरीज में होते, इसलिए तो 2 यस सर। क्वेश्चन करवाए थे मैंने, याद कीजिए ये क्वेश्चन 2 करवाए थे। यस सर। बस जल्दी से कीजिए। ये आउटर रेडियस 2 आ रहा है, दोनों पैरेलल में हैं तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ पे हम लोग 1/r इक्विवेलेंट मतलब कि K इक्विवेलेंट इनटू एरिया, एरिया कितना है पूरा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना है? 2r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L इज इक्वल टू K1 इंटू एरिया, इसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई L प्लस K2। इस शेडेड पोर्शन का एरिया कितना है? पाई 2r का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाई L। L कॉमन होके कैंसिल हो गया, K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। सर इसमें हम डायरेक्टली RH की वैल्यू नहीं निकाल सकते? किसकी वैल्यू? डायरेक्टली रेजिस्टेंस की वैल्यू L/K पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर करके। नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो लिखना पड़ेगा ना वैसे। अच्छा, Two walls of the thickness D1 and D2 thermal conductivity K1 and K2 are in contact. सर 32 भी बता दीजिए। हाँ, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 29 एक रॉड है, एक और रॉड है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, ये आपको D1 दिया हुआ है, ये आपको D2 दिया हुआ है, ये K1 है, ये K2 है,
दोनों को क्रॉस सेक्शन एरिया सेम मानेंगे। इसका कॉमन टेम्परेचर T पूछा जा रहा है, तो हीट करंट तो सेम होगी ना, सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर हीट करंट सेम होगी तो कॉमन टेम्परेचर आपसे पूछा जा रहा है, तो कुछ भी लिख लीजिए। हम लोग जंक्शन लॉ लगाते हैं, T माइनस T1 डिवाइडेड बाई R1, मान लीजिए सिंपल K1 इंटू एरिया डिवाइडेड बाई D1 प्लस K2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाई D2 T माइनस T2 इज इक्वल टू 0। रिलेशन आ जाएगा जो भी आए। T पूछा जा रहा है आपसे। Why it is more hotter for the same distance over the top of a candle than it inside of its flame? देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपने कहा ये कैंडल है, कैंडल के फ्लेम को अगर आप लोग देखें तो क्या होता है कि जो अंदर वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे जब टच करते हैं और जब इधर टच करते हैं, इस वाले पोर्शन पे टच करते हैं, इस वाले पोर्शन पे टच करते हैं, कहाँ पे ज्यादा आपको हीट लगता है? ए ऊपर वाले पोर्शन ए पर। ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ से देखूं कि बी वाले पोजीशन के बारे में बात करें, हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी थी हीट ट्रांसफर के लिए, एक तो रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। तो यहाँ पे कंडक्शन तो है नहीं, कोई कंडक्टिंग बॉडी नहीं है, कंडक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कन्वेक्शन हो रहा है और रेडिएशन हो रहा है, ठीक। क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए कि अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो इसकी जो रस्सी होती है मोमबत्ती की, वो इतनी होती है, ध्यान से देखिए, इसी को आप जलाते हैं, ठीक। तो आपने मोमबत्ती को बर्न किया, मतलब कि रस्सी को बर्न किया, तो उसके बाद फ्लेम ऊपर तक जाता है, ठीक है। फ्लेम ऊपर तक जा रहा है तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो एयर होगा, ऊपर जो हीट जा रही है, तो यहाँ के एयर पार्टिकल्स गर्म हो रहे हैं, वो ऊपर जा रहे हैं, इसके आसपास एयर पार्टिकल्स है ना, ये सब एयर पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी हीट हो रही है और एयर पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, ये किसके कारण जा रहे हैं? कन्वेक्शन के कारण, ठीक है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसके बी, अगर इस वाले पोर्शन की इसके सिर्फ साइड में आऊं, तो इसके साइड में आऊंगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? रेडिएशन। अगर ऊपर वाले पार्ट पे जा रहा हूं तो यहाँ पे रेडिएशन भी है और कन्वेक्शन के कारण भी ऊपर पहुंच रहा है। लेकिन अगर बी पोर्शन मतलब कि इधर टच करूं या इधर टच करूं, ठीक है, तो इस वाले पोर्शन पे सिर्फ और सिर्फ जो हीट हमें मिल रही है वो किसके कारण मिल रही है? रेडिएशन के कारण, ठीक है ना। कन्वेक्शन हो रहा है तभी तो ये गर्म हॉट एयर ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे रेडिएशन भी है और कन्वेक्शन भी है। लेकिन अगर बी पोर्शन पे आओ, बी पोर्शन का मतलब ये साइड वाली जो वॉल्स आपको नजर आ रही, ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन है? नहीं समझ में आ रहा? सभी एयर आगे सर। पार्टिकल्स ऊपर की तरफ एक मर्ज हो गए, तो रेडिएशन और कन्वेक्शन दोनों हो गए, और यहाँ पर आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन, इसलिए ऊपर ज्यादा हीट पहुंचती है, इसलिए ज्यादा हॉटर होता है ऊपर का पार्ट। तो सर इसका थर्ड ऑप्शन होना चाहिए ना? नहीं सर, कन्वेक्शन टेक्स फोर्थ मोर हीट इन द अपर डायरेक्शन, फोर्थ होगा। और सर एक 44। सर एक चीज बस पूछनी है, सोलर कांस्टेंट क्या होता है? हाँ सर, सोलर कांस्टेंट के क्वेश्चन नहीं हो रहे थे। अच्छा देखिए, सोलर कांस्टेंट से घबराना नहीं है, सोलर कांस्टेंट हम लोग इंटेंसिटी को ही कहते हैं। पूछा तो बता दें, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आपने इंटेंसिटी पढ़ा है, बिल्कुल लाइट को याद कीजिएगा। आगे मैंने कहा कि पॉइंट सोर्स है,
पॉइंट सोर्स होता है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनते हैं, याद आ रहा? स्फेरिकल मतलब स्फेरिकल, इसके कोसेंट्रिकल, है ना, ये स्फेरिकल बनते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर लाइन सोर्स होता है, ये मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैट में बताऊंगा ये सब पॉइंट्स, ठीक है, अभी मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं। अगर लाइन सोर्स है तो लाइन सोर्स में कैसा बनता है, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल, ठीक। अगर सोर्स इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, अगर सोर्स इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो जो हमारी रेज आती हैं उसको हम लोग पैरेलल मानते हैं। याद कीजिए ऑप्टिक्स को, यस ऑप्टिक्स में कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी देन फ्रंट में इनकमिंग इंसिडेंट रेज विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और कहां पे मर्ज होता है, फोकस पे, ठीक। तो आपने कहा कि अगर सोर्स इंफिनिटी पे है तो जो रेज होंगी वो पैरेलल होंगी, ठीक है। अगर रेज पैरेलल है तो हर एक पॉइंट पे आप लोग क्या कहते हैं कि इंटेंसिटी क्या है, सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये चीज पढ़ते हैं, जब हम लोग हेडिंग डालते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग पैरेलल लाइंस बनाते हैं, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल लाइंस है इसका मतलब इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो यहां पर सोलर कांस्टेंट कुछ नहीं है, वो इंटेंसिटी ही है। उसको बस हम लोग यहाँ पे सन के कंपैरिजन में पढ़ते हैं इसलिए एक नया वर्ड यूज कर लेते हैं सोलर कांस्टेंट, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये इंटेंसिटी होती है। ये चीज हम लोग पढ़ेंगे वेव्स में, मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो छोड़ूंगा, ठीक है, लेकिन जहां पे उसका पूरा डेरिवेशन है वहीं पे उस चीज को समझाऊंगा, ठीक। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मान लीजिए ये सन है, ये अर्थ है, तो अर्थ के कंपैरिजन में सन तो बहुत दूर है ना, ऐसा तो है ना कि पास में 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो मतलब कि ये लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है आपका सन, ठीक। तो इंफिनिटी नाम की कोई चीज नहीं होती, वो सिर्फ एक कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अर्थ के रेस्पेक्ट में जो सन है वो इंफिनिटी पे है। अगर अर्थ के रेस्पेक्ट में सन इंफिनिटी पे है तो यहां से जो एनर्जी इधर आ रही होगी वो पैरेलल्स होंगी, रेज। तो यहां पे जो इंटेंसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी, मतलब कि कांस्टेंट होगी। ये सन है, तो सन के लिए आपने पावर डिफाइन किया था सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, ये किया था ना। लेकिन सन है तो सन के कंपैरिजन में कहता हूं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर नेग्लिजिबल है, और ई की वैल्यू क्या है, 1 है। तो आप लोग इसको लिख देते हैं सिग्मा ए टी की पावर 4। बुक में कभी एक बार ई भी लिखा रहता है, उससे कोई कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहां से जो पावर है सन की वो कितनी है, सिग्मा ई ए टी की पावर 4। ये एनर्जी यहां तक पहुंच रही है, ठीक। ये एनर्जी यहां पे पहुंच रही है और मैंने कहा कि मेरे को यहां पे इंटेंसिटी को डिफाइन करना है। तो इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर, ये तो यही है, डिवाइडेड बाय एरिया। किसका एरिया, अर्थ का, जहां पे गिर रहा है। अर्थ का प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है, एक बॉल ले लीजिए, ये एक बॉल है आपके पास, इस पे आपने लाइट को फोकस किया तो पीछे शैडो कैसा बनता है, सर्कल, है ना। तो उसी को यस कहते हैं सर। प्रोजेक्टेड एरिया, एक्सपोज्ड एरिया, ठीक। तो यहाँ पे जो हम लोग इंटेंसिटी डिफाइन, यहाँ पे अगर सन रेज आ रही होंगी तो वो इतनी रीजन में तो आ रही होंगी, पीछे तो अंधेरा रहता है ना, तभी तो दिन और रात होते हैं, अर्थ अपने एक्सिस यस पे सर। रोटेट भी करता रहता है, ठीक। तो यहाँ पे आपने कहा कि इतने एरिया में ही आपका क्या हो रहा है, लाइट फॉल कर रही है, पीछे तो फॉल ही नहीं कर रही है। तो अगर इंटेंसिटी को डिफाइन करना है तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये है एक्सपोज्ड एरिया, मतलब कि सिंपल कहते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। तो इसको हम लोग लिखते हैं P डिवाइडेड बाई पाई अर्थ के रेडियस का स्क्वायर। इसी इंटेंसिटी को हम लोग नया नाम दे देते हैं
सोलर कांस्टेंट। आ गया समझ में? इस इंटेंसिटी को सोलर कांस्टेंट है। फिर इसकी कोई वैल्यू भी होती है क्या गिवन क्वेश्चन? ये हर एक की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको एक डेटा मिल जाएगा सोलर कांस्टेंट। वैसे इसको इसी टर्म में याद रखिए। नहीं सर, कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती है कि वेरी कर सकती है? वो तो अलग अलग प्लेनेट के लिए अलग अलग होगी। नहीं सर, अर्थ के लिए, अर्थ के लिए। अर्थ के लिए तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, क्योंकि रेडियस कांस्टेंट है, यहाँ से जो एनर्जी आ रही है वो कांस्टेंट है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है आपकी। ठीक है, इसी को सोलर कांस्टेंट कहते हैं। सर 200 watt per meter square। इसमें दिया हुआ है कि दो बॉडीज हैं ए एंड बी ऑफ सेम मास सेम एरिया, और स्पेसिफिक हीट आपको दिया हुआ है SA और S1 S2 इज सर ये अलाउड टू नहीं, कूल। 44 पूछा था। अच्छा 44। The instantaneous temperature difference between the cooling body and the surrounding obeying the Newton's law of cooling is theta. Which of the following represent the variation ln? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ गया क्वेश्चन। आपने पढ़ा ln t माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई टी इनिशियल माइनस टी नॉट इज इक्वल टू KT। यही है ना? T इनिशियल माइनस टी नॉट, T इनिशियल माइनस टी नॉट, मैंने कहा कि एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर इनिशियल 50 डिग्री सेल्सियस था और सराउंडिंग टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेल्सियस है, तो T इनिशियल माइनस टी नॉट ये तो कांस्टेंट हो गया ना, 50 माइनस 20। ठीक है, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ln T माइनस टी नॉट माइनस ln Ti माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस KT, माइनस आ, तो यहां से ln T माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस KT प्लस ln Ti माइनस टी नॉट। ये तो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को C मान लीजिए, और यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है? थीटा। तो ln थीटा और T में क्या रिलेशन आ रहा है? स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। ओके सर। इसलिए ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे। सर सेक्शन बी का 4th। एक मिनट। अब आ रही है?
अब आ रही है वॉइस? Yes. Yes. अब आ रही है? Yes, sir. तो आ रही है, आवाज आ रही है सर। Yes, sir. आ रही है बात. अब आ रही है? हाँ सर आ रही है। Yes, sir. अब आप लोग की वॉइस नहीं आ रही है। अब क्लियर है? Yes, sir. यस सर। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए आप सही है। Yes, sir. हाँ तो ठीक है ना। अभी कौन बोला था? देखिए स्पेसिफिक हीट जिसका ज्यादा होगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा। सर कल क्लास है। भी ज्यादा दिन तक क्या उसको टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने में ज्यादा हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू ज्यादा होगी तो ज्यादा टाइम लगेगा। कौन सा ग्राफ है बस? ठीक है, नेक्स्ट। सो सेक्शन बी का 4th. 46। हाँ सो सेक्शन बी का 4th. अच्छा ठीक है, मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन कीजिएगा।